हमारा टॉपिक रेखीय समीकरण, प्रकार, हल के प्रकार, संगतता और असंगतता। देखिए हमने जो मैट्रिक्स मेथड से हमने इक्वेशन सॉल्व करी, तो वो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पहला तरीका था कि आप एडजॉइंट और इन्वर्स निकाल के इस तरह से ए इन्वर्स बी करें और उससे आप जो है निकाल सकते हैं कि मैट्रिक्स को या इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका आया हमारे पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू, हम जो है वो चेंजेस करके और तरीके निकाल सकते थे, इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते थे। अब हमारे पास एक तरीका और आता है रैंक का मेथड। हमने अब रैंक पढ़ लिया, रैंक के बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें एफर्ट्स मतलब रैंक निकालने का तो काम है, लेकिन उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ करके रैंक वैंक निकाल के, और हम ये भी पता कर सकते हैं कि सिस्टम की कंसिस्टेंसी मतलब क्या होती है, इनकंसिस्टेंसी ये भी चेक कर सकते हैं, कितने टाइप के सॉल्यूशन हैं और कितने टाइप्स के रैखिक समीकरण होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें इस आज के वीडियो में देखनी है। और जब हम इनको देख लेंगे तो फिर हम जो प्रकार हैं, संगतता जो प्रकार हैं इसके रैखिक समीकरण का पहला प्रकार लेंगे अगले वीडियो में, और उससे रिलेटेड उसकी क्या कंसिस्टेंसी है की कंडीशन है, इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन है, वो सारी चीज़ें भी हम स्टडी करेंगे। धीरे धीरे समझ में आता रहेगा, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आपको रैंक के कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप आराम से कर ले जाओगे इसको। रैंक पता होना ज़रूरी है, जिसने वो वीडियो नहीं देखा तो वो उसको समझ में आना मुश्किल हो जाएगा। देखिए यदि हमारे पास इक्वेशंस जनरल फॉर्म में मान लिया सपोज करिए ऐसे दी हुई हैं, a11 x1, ठीक है, प्लस a12 x2 दूसरा वेरिएबल, तो दूसरा वेरिएबल है तो दूसरा कोफिशिएंट उसके साथ आ गया, प्लस सो ऑन, और प्लस लास्ट में 1n a1n xn। ये देखिए n वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है ना, और इज इक्वल टू b1, ये कांस्टेंट हो गई टर्म, ठीक है। देखिए ये एक तरह से मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं, a11 a12 और सो ऑन a1n। फिर उसके बाद दूसरी इक्वेशन जब आएगी तो a21 हो जाएगा, a22 हो जाएगा, a2n हो जाएगा, और वेरिएबल्स क्या रहेंगे, वो जो इक्वेशन में वही रहेंगे, प्लस सो ऑन प्लस xn इज इक्वल टू सपोज b2। अब ऐसे करते करते मान लिया सपोज करिए आपके पास m इक्वेशंस हैं, n कॉलम्स होते हैं मैट्रिक्स में, m रोज होती हैं, तो आपके पास m जो है वो इक्वेशंस मान लिया इस तरह से दी हुई हैं, और लास्ट वाली जो इक्वेशन है वो है am1 1 2 3 रो बदल रही है ना, और इंटू x1 प्लस am2 x2 प्लस सो ऑन प्लस amn xn इज इक्वल टू bn। यदि करके और ये इक्वेशंस लिख डालिए पहले। देखिए मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं ये जनरल, a11 a12 a1n a21 a22 इतना, और उनके साथ हमने x1 एक वेरिएबल है, x2 दूसरा है, ये x1 x2 नहीं बदलेंगे। आप ऐसे देखिए ना, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 है और x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो देखिए दो इक्वेशंस हैं तो इसमें ये x तो सेम रहता है ना, y सेम रहता है, ऐसे ही x1 सेम है, x2 सेम है, ऐसे ही सो ऑन xn सेम है। कहने का मतलब है इस इक्वेशंस में m तो इक्वेशंस हैं लेकिन n वेरिएबल्स हैं, ये है चीज़। जितनी नंबर ऑफ रोज बनेंगी मैट्रिक्स की उतनी ही इक्वेशंस कहलाएंगी, और कॉलम्स जो है n है, और दोनों मान लिया सपोज करिए अलग अलग हो सकते हैं। इन जनरल हम लेकर के चल रहे हैं। नीचे लिख दीजिए यदि के बाद इक्वेशंस, और फिर नीचे लिखिए n अज्ञात राशियों में m समीकरण हैं, तो इस निकाय को रैखिक समीकरण निकाय कहते हैं। ये एक्चुअली मैंने ऊपर बहुत सारी डेफिनेशंस लिखी हैं ना, इनमें से पहली डेफिनेशन चल रही है रैखिक समीकरण, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो इस तरह का इक्वेशंस का सेट अगर दिया हुआ है, एक इक्वेशन हो तो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, और अगर कई सारी इक्वेशन है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाएगा। तो एक्चुअली हम रैखिक समीकरण निकाय ही पढ़ रहे हैं। आप और क्लियर कट करके इसको लिख लीजिए, रैखिक समीकरण निकाय लिख लीजिए। यदि इतना इक्वेशंस है, n अज्ञात राशियों में, देखिए n वेरिएबल्स हैं, n अज्ञात राशियों में m समीकरण हैं,
तो इस निकाय को रैखिक समीकरण निकाय कहते हैं। लास्ट लाइन आप समझिए, मैं ऊपर इसको फिर से लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे नीचे लिखने के लिए स्पेस चाहिए, तो पूरा नहीं मिटाना चाह रहा मैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। A11 A21 तो सो ऑन करते करते AM1 आया, ठीक है ना, M रिक्वेशंस है ना, तो M तक चलेगा, और ऐसे ये AM2, और ऐसे करते 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 AMN, और वेरिएबल्स वही रहेंगे, ये X1 ही रहेगा, ये X2 ही रहेगा, ये XN ही रहेगा, इज इक्वल टू B1 B2 B करते 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 कितने, ये BM ही होगा, N नहीं होगा, क्योंकि ये जो कांस्टेंट टर्म है वो डिसाइड होगी आपकी नंबर ऑफ इक्वेशन से। जितनी इक्वेशंस होंगी उतने ही तो कांस्टेंट आएंगे आगे। तो n कैसे हो सकते हैं, ये m होने चाहिए। आपको समझ में आ रहा है सबको? तो ये लास्ट वेरिएबल जो है आप सही कर लीजिए, हिंदी वाले बच्चे भी इंग्लिश वाले बच्चे भी, जो B1 B2 B सो ऑन है वो BM तक चलेगा, क्योंकि m इक्वेशंस है हमारे पास, जितनी इक्वेशंस होंगी उतने ही कांस्टेंट टर्म्स होंगे। चलिए अब आ जाइए, अब इस सिस्टम को हम दूसरे तरीके से शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं। तो नीचे लिखिए, आव्यूह रूप में उपरोक्त निकाय को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं, देखिए, अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाऊं जिसमें मैं कोफिशिएंट्स भर लूं केवल A11 A12 प्लस सो ऑन A1n, ऐसे A21 A22 सो ऑन A2n, सो ऑन AM1 AM2 सो ऑन AMN, और जो ये X1 X2 XN है ना, हर एक रो में लगे हुए हैं, देखिए इनको मैं मल्टीप्लाई में दूसरी मैट्रिक्स में X1 X2 सो ऑन और XN कर लूँ। तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, ये एक रो है और इस एक रो को एक कॉलम के साथ ही है, एक ही के साथ है, तो A11 X1 प्लस A12 X2 इस तरह से टर्म आते चले जाएंगे। और जैसे आप पहली रो का पहले कॉलम के साथ ख़त्म करोगे तो और कॉलम तो है नहीं, तो इसका मतलब ये एक ही बार एक टर्म बनेगी। फिर दूसरे को उठाओगे आप, ठीक है ना, दूसरे के साथ वही मल्टीप्लाई करते करते रख दोगे, ये दूसरी रो दूसरा इक्वेशन बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन का लेफ्ट साइड, ऐसी तीसरा चौथा, और ऐसे ही जनरल का करोगे जब मल्टीप्लाई तो जनरल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड टर्म बन जाएगी। और इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में, अगर हम लिख दें तो B1 B2 सो ऑन BM। तो देखिए होगा क्या, जैसे पहले आपने एक इक्वेशन करके बताता हूँ मैं, जैसे इस मैट्रिक्स से इससे मल्टीप्लाई करी तो आपके पास एक मैट्रिक्स आएगी जिसमें कि A11 X1 इसकी इससे करी, फिर दूसरे की दूसरे से A12 X2, ऐसे सो ऑन करते करते लास्ट वाली की A1n XN, ये इसकी आपने इससे कर दी। ये पहली रो की पहले कॉलम से करी है, अब दूसरे रो की दूसरे कॉलम से करेंगे तो दूसरी लाइन तीसरे की तीसरे से, जनरल की जनरल से, वो मैं नहीं बता रहा। अब ये इनका मल्टीप्लाई का मैट्रिक्स आ गई इज इक्वल टू, और ये आपकी B1 B2 सो ऑन BM है, ये मैट्रिक्स अलग है। अब देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल तब होती हैं जब उनके एलिमेंट जो है संगत, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों, यानी कि पहली इक्वेशन पहले एलिमेंट के बराबर तो आपके पास पहली इक्वेशन आ जाएगी, दूसरी जो दूसरी एलिमेंट है वो दूसरे उसके एलिमेंट के बराबर तो आपकी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, तीसरे वाले तीसरे के बराबर। तो इस तरह से आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वही इक्वेशंस जो हैं वो अलग अलग मिल जाएंगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम को हम इस तरह लिख सकते हैं। ये मैंने केवल समझाने के लिए बनाया है, ये आपको लिखना नहीं है। तो आप ये लिखिए, उपरोक्त आव्यूह रूप में उपरोक्त समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, इस तरह लिख लीजिए। इसको मैं और करके बता देता हूँ। देखिए इसका ऑर्डर क्या है, m रोज़ हैं और n कॉलम है तो m इंटू n ऑर्डर है, और इसका ऑर्डर क्या है, n रोज़ हैं और इंटू 1 कॉलम है, और इसका ऑर्डर क्या है, m इंटू 1, m रोज़ हैं 1 कॉलम है। तो आप देखिए मल्टीप्लाई क्या पॉसिबल है, तो n और n सेम है इसलिए मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी वो कितने ऑर्डर की होगी, तो वो m क्रॉस 1 की होगी, यानी कि m रो होंगे कॉलम एक ही रहेगा। तभी यहाँ पर जो मैंने लिखी थी मैट्रिक्स उसमें एक एलिमेंट था, कॉलम एक ही था, रोज़ कई सारी थी। तो ये सब डिस्कशंस पुराने कंसेप्ट से बेस्ड हैं, बार बार आप उनको अप्लाई करके अपने आप को और मतलब रिफ़ाइन कर सकते हैं और ज़्यादा एक्यूरेट कर सकते हैं। BM कैसे,
एक्चुअली ऐसा है ना, रोज़ जितने इक्वेशंस होंगी, जैसे पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ऐसे करके करके ये mth इक्वेशन है, m इक्वेशन है ना, तो इसका मतलब पहली इक्वेशन में b1 आया, दूसरे में b2 आया, तो mth इक्वेशन में bm आया। मैं समझ रहा हूँ आप लोग क्या सोच रहे होगे, सबके दिमाग में यही आ रहा होगा कि जब ये xn तक आ रहा है तो ये bn तक क्यों नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। लेकिन बात वही है, xn जो है नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कम ज़्यादा दिए जा सकते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ़ इक्वेशंस हैं कांस्टेंट टर्म उससे डिसाइड होगी। अब देखिए यहाँ पे जो फाइनल आपका आंसर आया m×1 का है, देखिए m×1 का यहाँ है, तो इसलिए वो bm ही होगा। आपको ये चीज़ को ये कन्वर्ट करना या ये चीज़ को ये कन्वर्ट करना आना चाहिए। इस चीज़ को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, विच इज़ ऑफ द फॉर्म आपने पहले भी पढ़ा, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b। इसमें से a जो है वो आपकी कहलाती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x1 अननोन नंबर्स के जो कोफिशिएंट्स हैं वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाती है। हम लिख सकते हैं वेयर कैपिटल A कौन सी मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो aij एंड इसका ऑर्डर क्या है m×n। नीचे इसके लिख दीजिए वेयर a इक्वल टू इतना, x इक्वल टू, ये कौन सी मैट्रिक्स है, वेरिएबल्स की मैट्रिक्स है, और उसका ऑर्डर क्या है n×1, तो xi, और कैसे मूव करेगा i, तो क्या है n×1, x1 आप x1 रखोगे है ना, रोज़ n है तो x1 कॉलम एक ही है, फिर x2 x3 सो ऑन अप टू xn जाएगा। एंड b क्या है, b इक्वल टू है आपका bi, और रेंजिंग फ्रॉम कहाँ से, कॉलम एक ही है इंटू 1, रो कई सारी हैं, कितनी है m, तो यहाँ पे i की वैल्यू 1 to n जाएगी और यहाँ पे i की वैल्यू 1 to m जाएगी। ये n और m में कन्फ्यूज़न मत करिएगा। इक्वेशंस के बाद ये मैट्रिक्स फॉर्म में इसको इस तरह से लिखा है, कोफिशिएंट से बना दिए और जो वेरिएबल्स हैं उनका एक मैट्रिक्स बना दी, मल्टीप्लाई करके जब आप आओगे तो यही चीज़ फिर से आ जाएगी, और राइट साइड में जो कांस्टेंट टर्म है उनकी एक मैट्रिक्स बना दी है, और ये मैट्रिक्स को आप जो है वो a का नाम दे दिया आपने, ये मैट्रिक्स आपकी वेरिएबल्स वाली x का नाम दे दिया, और ये वाली मैट्रिक्स जो b है आपकी उसको आपने अनकॉन्स्टेंट टर्म्स का नाम दे दिया। तो इनको अगर हम शॉर्ट में लिखें तो किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो a वाली मैट्रिक्स जो है कोफिशिएंट वाली, वो कोफिशिएंट से बनी है, i जो है आपका m रोज़ है, और n जो है वो n कॉलम है, j 1 to n, m1 to i जो है वो 1 to m वेरी करेगा, j आपका 1 to n वेरी करेगा। जो वेरिएबल्स हैं उनकी मैट्रिक्स में देखिए xi है और n×1 इसलिए है क्योंकि रोज़ उसमें जो है वो n है, इसके अंदर अपनी रोज़ जो है वो n है, ठीक है ना, और कॉलम एक ही है, कॉलम आपका एक ही है, तो इसलिए n×1 का हुआ। और b जो कांस्टेंट टर्म है bi रेंजिंग फ्रॉम m×1, ये क्या इसलिए क्योंकि ये जो b1 b2 हैं ये डिसाइड होंगे नंबर ऑफ़ इक्वेशन से, तो इसलिए m इक्वेशंस हैं तो m तक i की वैल्यू 1 to m जाएगी, और उसके बेस पे तब हम इस मैट्रिक्स को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। एक मैं चीज़ और समझा दूँ, शायद कन्फ्यूज़न थोड़ा सा दूर हो जाए। ये xn देख के लगता है ऐसा है कि जैसे ये n इक्वेशंस हैं ना, ये m इक्वेशंस हैं और वो कौन बता रहा है, वो ये बता रहा है amn, ठीक है ना। xn देख के ऐसा लगता है कि जैसे n इक्वेशंस हैं, n इक्वेशंस नहीं है, ये m इक्वेशन है, m इक्वेशन की वजह से ही यहाँ पे bm आया है, जितनी इक्वेशंस उतने कांस्टेंट टर्म्स होंगे। असल में n को भी जनरल बनाया है, m को भी जनरल बनाया है, तो इसलिए दोनों इसलिए दिमाग में ओवरलैप कर जाते होंगे। तो इसलिए आप ये देखिए कि 1 2 3 सो ऑन अप टू m तक गए हैं, तो m के हिसाब से b1 b2 भी bm तक जाएगा। ये जो n है, ये xn, ये तो वेरिएबल्स हैं। चलिए तो फिर हम रैखिक समीकरण क्या होती है ये ख़त्म हुआ, अब आते हैं इसके प्रकार क्या होते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए रैखिक समीकरणों के प्रकार, लिखिए इसमें ये 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 हेडिंग डाल दीजिए असमघात रैखिक समीकरण।
अब हम इस पे आ गए हैं प्रकार क्या होते हैं रैखिक समीकरणों के। तो नंबर 1 डाल दीजिए असमघात, इंग्लिश में लिख लें नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। असमघात या फिर नॉन होमोजीनियस। ध्यान से देखिए, असमघात वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती हैं जिनमें कि राइट साइड में कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है ना। मतलब मैं शॉर्ट में कह सकता हूँ Ax इक्वल टू बी एंड बी आपकी मैट्रिक्स जो है वो नल मैट्रिक्स नहीं है। 1 2 में ज़ीरो हो जाए वो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब में राइट साइड में ज़ीरो हो जाए। तो उस केस में या सब में ही नंबर होना चाहिए। तो उस केस में अगर ये नल मैट्रिक्स नहीं है तो उस केस में हमारी जो इक्वेशन है वो असमघात कहलाती है। असमघात का मतलब मैं बता देता हूँ आपको। देखिए वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या है 1, वेरिएबल की पावर क्या है 1, सब में देखिए वेरिएबल की पावर क्या है 1। तो 1 पावर होने की वजह से तो आप इसे लीनियर इक्वेशन कह रहे हो। मैथमेटिक्स में आपको पता होना चाहिए लाइन की इक्वेशन जो होती है y इक्वल टू mx प्लस c। तो वेरिएबल्स की सिंगल पावर अगर आती हैं आपके पास तो उस केस में इसका मतलब है कि वो लीनियर इक्वेशंस हैं। तो लीनियर इक्वेशंस का मतलब है वेरिएबल की पावर 1 है, एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब नहीं मिलना है आपको कभी। एक्स स्क्वायर होता तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती, एक्स क्यूब होता तो वो क्यूबिक इक्वेशन हो जाती। और आप राइट साइड में देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कि वेरिएबल की पावर क्या है 0। कहने का मतलब इक्वेशन में हर जगह वेरिएबल की पावर 1 है लेकिन राइट साइड में वेरिएबल की पावर 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका लेफ़्ट साइड और राइट साइड एक तरह से बराबर नहीं है। लेफ़्ट साइड में वेरिएबल की सिंगल पावर है लेकिन राइट साइड में वेरिएबल की पावर नहीं है। तो इसलिए ये आपकी असमघात होगी। घातें बराबर नहीं है, इधर तो 1 1 1 है सबकी, लेकिन उधर देखिए वेरिएबल कोई है ही नहीं, यानी कि वेरिएबल की पावर क्या है 0। तो नॉन होमोजीनियस यही मतलब है कि सबकी पावर सारे टर्म्स में वेरिएबल की पावर सेम नहीं है। यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक तो पावर सेम है 1, लेकिन राइट साइड में पावर जो है वेरिएबल की x टू द पावर अगर माने हम तो x टू द पावर 0 मान सकते हैं आप। तो वेरिएबल की पावर जो है वहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, इसलिए ये असमघात होती हैं। तो आप लिख दीजिए ज़रा, यदि समीकरण निकाय और ये Ax इक्वल टू बी में इसमें b नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, तो समीकरण निकाय असमघात रेखीय समीकरण निकाय कहलाता है। असमघात रेखीय समीकरण निकाय कहलाता है। एग्जाम्पल लिख दीजिए 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 5y प्लस 7z इज इक्वल टू 6, 4x प्लस 6y प्लस 9z इज इक्वल टू 7। तो ये आपका जो है वो असमघात है, क्योंकि यहाँ पे जो मैट्रिक्स बन रही है यहाँ से वो नॉन ज़ीरो बन रही है, नल मैट्रिक्स नहीं है। अब नंबर 2 डाल दीजिए, असमघात की बजाय अब समघात रेखीय समीकरण, होमोजीनियस। समघात में आप क्या करिए कि अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 1 1 है और वहाँ 0 पावर थी। तो आप क्या करिए, इस पूरे टर्म को अगर हम 0 कर दें तो देखिए अब क्या राइट साइड में तो कोई टर्म है ही नहीं और लेफ़्ट साइड में जो टर्म है सबकी पावर क्या है 1 1 1 1 है, यानी कि सेम हो गई सबकी पावर। सेम पावर होने का मतलब है समान घात, यानी कि होमोजीनियस हो गया हमारा सिस्टम। कहने का मतलब है सिस्टम ऑफ इक्वेशन Ax इक्वल टू बी में अगर हमारे पास जो राइट साइड में मैट्रिक्स है b 0 बन जाए, नल मैट्रिक्स बन जाए, यानी कि सारी इक्वेशंस में 0 0 आ जाए, तो ये हमारा सिस्टम जो है वो होमोजीनियस कहलाता है, यानी कि समघात सिस्टम कहलाता है। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इन्हीं इक्वेशंस में जो है वो 0 0 लगा देंगे तो ये हमारा समघात समीकरण हो जाएंगी। तो अब आप जैसे आपने पहले डेफिनेशंस लिखी हैं उसी तरह से इस डेफिनेशन को अपने वर्ड्स में लिख दीजिए जल्दी से। एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसमें राइट साइड में कोई कांस्टेंट टर्म लगा दीजिएगा और फिर इसी तरह से आप
ये होम नॉन होमोजीनियस था वो, ठीक है ना। प्रीति गंगवार गुड मॉर्निंग, वो नॉन होमोजीनियस था जो अभी लिखा हमने। जहाँ जहाँ होमोजीनियस है वो, अगर मैंने गलती से बोल दिया होमोजीनियस तो उसे नॉन होमोजीनियस कर लीजिए। और फिर जब वो वाली डेफिनेशन लिख लें तो आप होमोजीनियस समघात वाली समीकरण लिख लें, तो इसमें b = 0 है। ये इसका एग्जाम्पल रहा। मैंने एक डेफिनेशन लिखवा के पैटर्न बता दिया है, बाकी दूसरी डेफिनेशन अपने वर्ड्स में कंप्लीट कर लीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि पावर सेम है तो वो होमोजीनियस है। सेम पावर कब रहेंगी? जब राइट साइड में 0 रहेगा। अगर कभी कंसेप्ट नाम वगैरह भूलने लगे तो कंसेप्ट से ध्यान दे दीजिएगा कि समघात मतलब समान घात, तो एक्स सबके वेरिएबल की सेम पावर है, राइट साइड में 0 होना चाहिए तो सबकी सेम हो जाएंगी। और राइट साइड में कांस्टेंट टर्म आ गया तो फिर वो वहाँ पे वेरिएबल की पावर अलग हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखिए हम जो बोलना चाह रहे हैं, जैसे आप सिंपल वर्ड्स में देखिए 3x + 5y = 3 लिखा जैसे मैंने, तो ये टर्म एक, ये और राइट साइड में एक टर्म है, इसमें वेरिएबल की पावर देखिए 1 है, इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, और इसमें वेरिएबल की पावर अगर मानते भी हैं x टू द पावर तो 0 मान, 3 to 1 करके x टू द पावर 0 मानेंगे तो यानी वेरिएबल पावर 0 आई। तो यहाँ पर घात 1 है और राइट साइड में आप देखिए घात जो है वो आपकी क्या बोलते हैं, कितनी है? घात 0 है। तो ये समान नहीं है, तो समान नहीं है इसीलिए हम इसे असमघात बोल रहे हैं। और जब हम क्या कर देते हैं 3x, मान ली 3x + 5y = 0 करा हमने, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए लेफ्ट साइड में ही टर्म है 2 बस, इस टर्म इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, राइट साइड में कोई टर्म ही नहीं है तो छोड़िए उसे। और अब देखिए जितनी भी टर्म है सबकी पावर 1 है, तो इसका मतलब घात समान है और इसका मतलब जो है वो समघात है। इसमें अंदर अंदर यहाँ पे घात समान थी, ये घात समान है लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट वाले ने दिक्कत कर दी, उसी वजह से मुझे असमघात कहना पड़ा। और यहाँ पे वही प्रॉब्लम राइट वाली ख़त्म हो गई तो हमारा समघात आ गया। चलिए तो अब हम आते हैं हल के प्रकार। हेडिंग डालिए, रेखीय समीकरणों के हल के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो देखिए इसको हम सिंपली चार्ट की हेल्प से कर लेते हैं। 3 तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं इसमें। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, हिंदी में वाले लिख लें अद्वितीय हल। इसमें क्या होता है, x की और y की अपनी पर्टिकुलर वैल्यूज़ निकलती हैं, ठीक है ना, और कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, 2 वैल्यू साफ साफ, या 3 वैल्यू या 4 वैल्यू जो भी होंगी। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें x + y = 8, x - y = 4, इनको अगर आप सॉल्व करोगे, जैसे मान लीजिए सपोज करिए इनको ऐड ही कर दीजिए, तो ये y कैंसिल हो जाएगा, 2x = 12 यानी कि x = 6 आया, और 6 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, x की 6, तो y = 2 हो जाएगा। तो देखिए 6 में आपने 2 ऐड किया तो 8 आया, 6 में 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आया। इसका केवल यही यूनिक सॉल्यूशन है, और कोई भी वैल्यू आप इसमें रखने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होंगी। तो इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, अद्वितीय हल, और दूसरा कोई हल संभव नहीं है, और दूसरा सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ये मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन का। एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, अनंत हल। इसमें क्या होता है कि कई सारे सेट्स, जैसे ये एक सेट था एक्स वाई का, इसमें कई सारे सेट पॉसिबल होने लगते हैं। ये कैसे कैसे होता है? एग्जांपल देखिए इसका, x + 3y = 9 और 3x + 9y = 27। ये मान लिया सपोज करिए सेट है। इसमें देखिए आप 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, वही इक्वेशन आ जाएगी। तो कहने का मतलब है वास्तव में एक ही इक्वेशन दी है मैं, ये तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे वैसे एक ही इक्वेशन है, और हम अगर देखें तो x + 3y = 9 है, तो इसके कई सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो
पॉसिबल हो सकते हैं। आप x की वैल्यू मैनेज करिए, y उस हिसाब से निकाल लीजिए, क्योंकि 2 वेरिएबल होगा और इक्वेशन 1 हो गई है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। आप अगर x इक्वल टू 0 ले लीजिए तो y इज इक्वल टू यहाँ से 3 हो जाएगा। अगर आप x इक्वल टू 1 ले लीजिए तो y इज इक्वल टू यहाँ से 8/3 हो जाएगा। अगर आप x इक्वल टू दिख रहा है, हाँ, x इक्वल टू 2 ले लीजिए तो y का तीसरा सेट पॉसिबल। ऐसे करके आप x की वैल्यू डालते जाइए और y की वैल्यू निकलती जाएंगी, यानी कि अलग अलग सेट ऐसे हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बेसिकली तब होते हैं जब आप नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स ज़्यादा हों आपके पास और नंबर ऑफ़ इक्वेशंस आपके पास कम हों, तो उस केस में आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल होने लगते हैं। और तीसरे टाइप का सॉल्यूशन होता है नो सॉल्यूशन, मतलब ऐसा इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें सॉल्यूशन ना हो पाए। जैसे मान लिया सपोज करिए x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड 2x प्लस 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। देखिए अगर x प्लस वाई 5 सही होती तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 आना चाहिए था ना यहाँ पे। अगर आपका यहाँ पे 10 आता तो हम कह देते कि हाँ भाई चलो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि एक ही इक्वेशन दी है वास्तव में। अगर कुछ और नंबर होते तो इस तरह से हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो उसी को गलत कर दिया है। ये सेकंड इक्वेशन जो है वो गलत दे दी है बिल्कुल। तो आप इसको सॉल्व करते रहिए, कभी का आंसर नहीं आएगा। तो ये आपका जो है सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। रिपीट, यूनिक बता दीजिए। अच्छा, यूनिक देखिए सॉल्यूशन जो है वो यूनिक हो सकता है या फिर इनफाइनाइट या फिर सिस्टम का कोई इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब आपका इक्वेशंस बिल्कुल अलग अलग होंगी। जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी ही इक्वेशंस होंगी। जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं और आपके पास 2 इक्वेशन हैं, अलग अलग इक्वेशंस। ऐसा नहीं कि उसी में मल्टीप्लाई करके दे दें। तो ऐसे केस में जब आप एक्स वाई सॉल्व करोगे तो एक ही सेट इक्वेशंस का आएगा। जैसे एक्स इक्वल टू 4 डालो तो वाई फिर वो सेट नहीं बनेगा, जा करके वहाँ से दोनों को सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप यहाँ एक को लेकर के कर सकते हो, जैसे आपने x4 किया तो y सपोज 4 निकल आया, लेकिन वो x y 4 - 4 जब यहाँ रखोगे तो 0 आएगा यहाँ पे, जबकि 4 दिया हुआ है। तो आपके पास ऐसा सेट नहीं मिलेगा कि जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। केवल एक ही सेट ऐसा होगा जो दोनों को करेगा। और कोई अगर आप सेट लेंगे x y का तो वो दोनों को एक साथ नहीं करेगा, सिंगल को भले ही कर दे। तो ये दोनों, हमें तो दोनों सिस्टम को एक साथ लेना है ना। तो इस सेट का, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन यूनिक कहलाता है ये। जबकि यहाँ पर क्या है, आप कितनी सारी वैल्यूज़ लेते रहिए, क्योंकि बेसिकली एक ही इक्वेशन वास्तव में है। दूसरी इक्वेशन तो उसको मल्टीप्लाई करके पहली इक्वेशन को बना दी गई है। आप 3 से तुरंत इसमें डिवाइड कर लें तो वही इक्वेशन फिर से आ जाएगी। तो वास्तव में एक ही इक्वेशन है। अब जब एक इक्वेशन है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स आपके ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ़ इक्वेशंस जो होती हैं वो आपकी कम होती हैं। ऐसे केस में आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। और अगर ऐसा सेट देते हैं इक्वेशंस का जो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, जैसे आप देखिए x प्लस वाई 5 और 2x प्लस 2y 11, जबकि 2x डबल 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको 10 आना चाहिए था ना, 11 आ रहा है। तो आप अगर इस तरह से x प्लस वाई 5 से कुछ सोल्यूशन बनाओगे भी ये वाला, तो वो दूसरे को नहीं करेगा सेटिस्फाई। तो यहाँ पे तो 2 बिल्कुल अलग अलग धाराएं दे दी हैं तीसरे वाले एग्जाम्पल में, और एक को करता हुआ निकालेंगे भी आप सोल्यूशन तो दूसरा उसको नहीं सेटिस्फाई करेगा। अब लास्ट टॉपिक पे आ जाइए, संगतता तथा असंगतता। हेडिंग डाल दीजिए, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हिंदी वाले लिखें, रैखिक समीकरण निकाय की, रैखिक समीकरण निकाय की संगतता तथा असंगतता। देखिए मतलब समझिए, पहले आपके पास सपोज इक्वेशंस दी हैं 1 2 3, ये 3 इक्वेशंस दे दी। इन तीनों को मिला के सॉल्व करें, अगर इन तीनों को मिला करके कोई अगर ऐसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कोई भी सॉल्यूशन हो जाए, चाहे वो यूनिक हो जाए चाहे इनफाइनाइट हो जाए, तो हम कहेंगे कि हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंस है। मतलब कंसिस्टेंस का मतलब संगत है। संगत मतलब संग संग सबका सॉल्यूशन निकल रहा है। मतलब इससे कोई इक्वेशन निकालें, इन दोनों से मान लीजिए सपोज सॉल्यूशन निकालें, तो तीसरे को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तब जाके तीनों का इक्वेशन एक बार कहा जाएगा कि हाँ भाई
तीनों का इक्वेशन सॉल्यूशन है वो। तो मैं ये बात कर रहा हूँ यहाँ पे कंसिस्टेंसी का मतलब है तीनों का मिला के सोल्यूशन निकले, चाहे वो इनफाइनाइट हो चाहे वो सिंगल यूनिक हो, निकलना चाहिए बस, ठीक है ना। और अगर मान लिया सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे मान लिया अभी मैंने जो लिखा था x + y = 5 और 2x + 2y = 11, दोनों का आपस में कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है ना। आप एक को सॉल्व करके अगर सॉल्यूशन निकालें भी तो दूसरे को वो कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि पैटर्न देखिए x + y 5 तो डबल मल्टीप्लाई होता है 2x + 2y = 10, तो जो इसका सोल्यूशन होता है वो इसको भी सेटिस्फाई करता, ठीक है ना। लेकिन जो है वो ये दोनों कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसकी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर जाए, तो इसलिए इनको हम कहेंगे असंगत। मतलब ये संग संग लिख दिए गए हैं बस, वास्तव में ये संग संग नहीं है। इस तरह से आप थोड़ा दिमाग में इसको बैठाने की कोशिश करिए। अगर सिस्टम के यूनिक या इनफाइनाइट कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होता है। हम डेफिनेशन लिखवा रहे हैं, आप लिख लीजिए। यदि समीकरण निकायों का एक या अधिक हल हो तो उसे संगत रेखीय समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल और इसका एग्जाम्पल दे दीजिए। जो लिखा नहीं था, दो इक्वेशन लिखी थी, इसमें भी इक्वेशंस लिखी थी, वो दोनों एग्जाम्पल इसमें दे दीजिए। इसका सेट लिखिए इक्वेशंस का और लिख दीजिए यूनिक सॉल्यूशन है इसका, और इसके यहाँ जो दो इक्वेशन लिखी थी उसमें लिख दीजिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। यूनिक हो जाए या इनफाइनाइट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम उसे जो है वो कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और अब नेक्स्ट पैरा में लिख दीजिए, यदि समीकरण निकायों का कोई हल नहीं है, यदि समीकरण निकायों का कोई हल नहीं है तो उसे असंगत रेखीय समीकरण निकाय कहते हैं। तो उसे असंगत रेखीय समीकरण निकाय कहते हैं। मुझे अगले वाले वीडियो में कंसिस्टेंसी का वो बताना है, मुझे तरीका, रूल, और फिर 3 न्यूमेरिकल कम से कम कराने हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, लीनियर इक्वेशंस कितने टाइप की होती हैं, कितने सॉल्यूशन होते हैं, और कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। कल अब हमें 2 पार्ट करेंगे। कंसिस्टेंसी किस तरह से चेक करी जाती है, क्या कंडीशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कल, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और होमोजीनियस सिस्टम, जो अभी कह रहे थे ना कोई कि होमोजीनियस सिस्टम भी कराएं, तो नॉन होमोजीनियस का संगतता अलग तरह से टेस्ट होती है और होमोजीनियस की संगतता अलग तरह से टेस्ट होती है। तो किस किस तरह से टेस्ट होती है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, न्यूमेरिकल्स किस तरह से किए जाते हैं, ये सब चीज़ें कल करेंगे हम। चलिए तो फिर इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।